नमस्कार, मैं रविश कुमार। जाति जा रही है या घूम फिर के लौट रही है? जाति व्यवस्था देखने में जितनी बंद लगे, मगर हर दौर में कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हुआ है। पर क्या इससे जिस आधार पर जाति खड़ी होती है वो कमजोर हो पाती है क्या? जवाब शायद हां या ना में ना मिले। चंद्रभान प्रसाद और मिलिंद कांबले ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है और महाराष्ट्र के सांगली जिले का उदाहरण दिया है, जहां 17 दलित उद्यमियों का उसमें अध्ययन हुआ है और ये बता रहे हैं कि पूंजीवादी सिस्टम में, कारखाना सिस्टम में, असेंबली लाइन प्रोडक्शन में जातिगत मान्यताएं ज्यादा कमजोर होती हैं। एक दलित उद्योगपति अशोक खाड़े साहब का जिक्र है कि उनकी कंपनी और खेत में कोई 4,500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये सभी अलग अलग जाति के हैं और साथ ही इनके लिए किसी दलित उद्यमी के कारखाने में काम करना जाति का सवाल भी नहीं है। जाति से बड़ा है पैसा, ये कहते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है क्या? अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया 2006 में यह किताब सेज पब्लिकेशन से छपी थी, जिसे हर्ष मंदर, घनश्याम शाह, सुखदेव थोराट, सतीश देशपांडे जैसे लोगों ने 11 राज्यों के कोई 550 गांवों, उससे भी ज्यादा गांवों का सर्वे कर इसमें बताया था कि भारत में, ग्रामीण भारत में छुआछूत के कितने अनेक प्रकार हैं और आज भी मौजूद हैं। ऊपर से आप आए दिन अखबारों में जातिगत हिंसा की खबरें भी पढ़ते रहते हैं। क्लास यानी वर्ग में चले जाने से क्या जाति यानी कास्ट बदल जाती है क्या? और जाति की पहचान पेशे से थी, मतलब आप कौन सा काम करेंगे ये जाति के हिसाब से तय होता था। पर यह व्यवस्था तो कब से कमजोर हुई है। लेकिन क्या इससे जाति के स्वरूप और इससे लेकर हमारी आपकी सोच बदली है क्या? अगर बदल भी रही है तो क्या इसमें पूंजीवाद, नौकरी की नई जगह, शहर आदि का कोई रोल है, कोई क्रांतिकारी भूमिका है? इसी पर बात करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ बेहद खास लोग हैं जो इस विषय पर गंभीर अध्ययन करते रहे हैं। प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे जी हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं और आपका बड़ा लंबा अध्ययन का है। बायोडाटा देख के ही हम घबरा गए कि टीवी में हम आपका क्या करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप आई हैं तो कुछ बहुत जानने सुनने को मिलेगा। प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब हैं, आप यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त चेयरमैन हैं आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। और डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद साहब हैं, इन दिनों डिक्की जो संस्था है फिक्की के बराबर, जो दलित उद्योगपतियों की बनी है, उसके डिक्की के बराबर फिक्की, डिक्की के बराबर फिक्की, चलिए उल्टा हो गया, फिक्की वालों ने डिक्की का नाम चुरा लिया। मेंटर हैं, ठीक है। चंद्रभान जी, ये जो आपने उदाहरण दिया अशोक खाड़े साहब का, ठीक है, कहना क्या चाह रहे थे आपकी? पूंजीवाद से क्या ज्यादा पूंजी आए तो कास्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है क्या? देखिए, जो वहाँ पर महिलाएं जो हैं अपर कास्ट की, जो उनके फार्म हाउस पर काम करती हैं, हाँ, उनका कहना है कि खेत नहीं है, एक कारखाना है। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में ग्लव्स हैं, जब अंगूर काटती है तो कैंची से काटती हैं, उनके यूनिफॉर्म पहन रखा उन्होंने और हर तरह की फैसिलिटी उनको है, जैसे सरकारी स्कूल टीचर को मिलती है, बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाइए और मैटरनिटी लीव मिलती है। तो पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर उन्होंने चला रखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि तो कारखाना है। ठीक वैसे जैसे दाई बनना अपर कास्ट की महिलाओं को मंजूर नहीं था, पर जब नर्सिंग सिस्टम आया, जहां पर यूनिफॉर्म है, हॉस्पिटल है, तमाम चीजें हैं, तो आज नर्सिंग स्कूल्स में एडमिशन के लिए इतनी भीड़ लगी रहती है। तो जो भी जितना मॉडर्न करेंगे वहां से जाति उतना दूर हटेगी। अच्छा, पर थोराट साहब, एक हकीकत ये भी है कि बहुत सारे काम हैं जो किसी भी जाति के लिए नए हैं। अब आप कह रहे हैं कि एक कॉरपोरेट या एक तरह से जितना मॉडर्न करेंगे उसमें कास्ट का उतना रोल कम होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हैं जो हायरार्की में, प्रोफेशनल हायरार्की में भी नीचे माने जाते हैं, जैसे बॉडीगार्ड हैं या आप दरबान बनते हैं या सिपाही बनते हैं। इसमें जमाने से अपर कास्ट के लोग भी जाते रहे हैं। तो क्या उन नौकरियों में जाने से किसी ब्राह्मण का या किसी अपर कास्ट की सामाजिक हैसियत में कमी आती थी, या फिर ये उनकी तरफ से उसी तरह से जो कोई दलित जो है वो अपने पारंपरिक पेशे से निकलकर इंजीनियर बन जाता है तो उसके हैसियत में वृद्धि हो जाती है क्या? या हम देखते हैं कि एक मॉडर्न टैग लग गया है बस इसमें? नहीं, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक सुधार आ जाता है, जॉब परिवर्तन हो जाता है, तो भेदभाव में परिवर्तन जरूर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गांव में एग्रीकल्चर लेबरर है और शहर में क्लार्क है या ऑफिसर्स है, इसके तरफ हाई कास्ट का देखने का जो रवैया है, बिहेवियर जो है, उसमें तब्दीली आती है, चेंज आता है। लेकिन ये मान के चलना कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस होने के बाद
डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, ये गलत है एक तरीके से। मैं ये कहूँगा कि कैपिटलिज्म या मार्केट की वजह से इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, उसमें कमी तो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप पूरा यूएसए का एग्जाम्पल ले ले, यूरोप का एग्जाम्पल ले ले, तो ये शुरुआत हुई है 1956 में। गैरी बेकर साहब थे शिकागो में, जिनको इस जो किताब उन्होंने लिखी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एंड रेस, उस किताब के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने उनकी ये पॉलिसी सजेशन थी कि साहब मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस आप बढ़ाइए तो डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी जो कॉम्पिटिटिवनेस मेरा ख्याल है दुनिया में और कहीं नहीं है जितनी अमेरिकन सोसाइटी में है। इसके बावजूद भी देयर इज ए ह्यूज लिटरेचर विच ब्रिंग्स आउट दैट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो अभी भी उसी तरह से मार्केट इकोनॉमी में ये कई जगह कम हुआ है। जो चंद्रभान कह रहे हैं उसमें ये मतलब उसमें सच्चाई भी है, सच्चाई भी है, लेकिन मार्केट और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करेंगे ये बिल्कुल गलत है ऑल टुगेदर। तो लेबर डिस्क्रिमिनेशन भी है, मार्केट में है, एंटरप्राइजेस में डिस्क्रिमिनेशन है, सेल एंड परचेजेस में डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन का आधार जो है वो मार्केट के अलावा और भी है। अंबेडकर साहब ने कहा कि आइडियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी हो सकता है। तो उसके लिए इसलिए एडिशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। मार्केट को कॉम्पिटिटिव जरूर बनाइए आप, क्योंकि मार्केट का प्रिंसिपल जो लोग ये बात करते हैं कि मार्केटाइजेशन से डिस्क्रिमिनेशन घटेगा, उसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि मार्केट सिर्फ मेरिट को वैल्यू करता है, इफिशिएंसी को वैल्यू करता है। यदि हर एक को अपने मेरिट के हिसाब से मिलेगा और एग्रीगेट सब इंडिविजुअल को आप करेंगे तो सबको समान फायदा होगा। लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव व्यू भी है कि सब मार्केट में और अर्थव्यवस्था में जो डिसीजन ली जाती है इंडिविजुअल मेरिट पे ही ली नहीं जाती है, ग्रुप आइडेंटिटी पे भी ली जाती है। अपने जाति को प्रेफरेंस देना, अपने धर्म को प्रेफरेंस देना, अपने रीजन को प्रेफरेंस देना, सोशल नेटवर्किंग का रोल है। तो वहां इंडिविजुअल की मेरिट नहीं देखी जा रही, क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए उतना आप ले सकते हो, लेकिन वहां जो देखी जा रही वो आइडेंटिटी देखी जा रही। अभी तो एक्रिलफ साहब जो है जिनको भी नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने तो किताब निकाली है आइडेंटिटी इकोनॉमिक्स कि व्यक्ति की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी कैसे इकोनॉमिक आउटकम को अफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट में करती है, इनकम में करती है, पॉवर्टी में करती है। तो मार्केटाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग में, एंटरप्रेन्योर में, इनपुट में, फार्मर में कम होगा, ये मानना उतना सही नहीं है। एडिशनल आपको उसके लिए पॉलिसी की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हाई कास्ट का लड़का है जिसने बीए कर दिया और दलित है जिसने बीए कर दिया, दोनों में फर्क क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब फॉर हाई कास्ट ज्यादा है बल्कि दलित के कंपैरिजन में। हमने एक स्टडी की है, मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप, कि 4 साल पहले स्टडी की हुई है, वो किताब में आई है, ब्लॉक बाय कास्ट इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मॉडर्न इंडिया। 1 साल में जितनी एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट सेक्टर ने जॉब के लिए दी, उसके लिए रिस्पॉन्ड किया हमने। 5000 एप्लीकेशन भेजे। किसके भेजे? दलित, मुस्लिम, हाई कास्ट। अच्छा। और हर एक का क्वालिफिकेशन बिल्कुल समान, उसमें कोई फर्क नहीं बिल्कुल, लेकिन बायोडाटा भेजे। चौथा एक पेयर बनाया जिसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन कम बीए और दलित का एमए। चौथा एक ग्रुप बनाया। एंड व्हाट इज द आउटकम? बाय यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दलित गेटिंग द इंटरव्यू कॉल is 60% less compared to the high caste. The 60% कम है उससे। 65%। लेकिन क्या उन बायोडाटा में कास्ट मेंशन था क्या? नाम था, नाम जिसमें इनवेरिएबली सिर्फ नाम डिफरेंट था, बाकी में कुछ नहीं था। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑडिट मेथड और भी लिया। तो डिस्क्रिमिनेशन एट द लेवल ऑफ द giving interview call was very, very clear. But there are other labor market discrimination studies, Ashwini will share with you also. There are other labor market discrimination studies where the identity of a person, his religious, caste, ethnic background, gender background come into play. मार्केट का अपना रोल है अपनी जगह, मार्केट मेरिट को ये करता है, लेकिन उसके अलावा आइडेंटिटी को भी रोल करता है। अश्विनी जी, तो मेरिट तो मिथ है, एक तो इस पर हम अलग से बहुत बहस करते रहते हैं, हालांकि चंद्रभान जी की बड़ी आस्था है मेरिट में, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मार्केट भेदभाव करता है, अर्थव्यवस्था जो वो भेदभाव करती है, ये जो सिस्टम है ये हर व्यवस्था में कैसे सरवाइव कर जाती है, जाति की, उसकी पहचान की?
हर व्यवस्था में, मतलब हिंदुस्तान की अलग अलग व्यवस्थाओं में या अलग अलग आप अलग देखिए देशों भाई, में? सामंतवादी ढांचों में अलग अलग देशों में, अगर हम अभी अमेरिका की तरह होना चाहते हैं, अगर वहां पूंजीवाद का एक चरम रूप है, एक तरह से हमसे ज्यादा उन्नत रूप है, अगर वहां भी भेदभाव की सारी व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव की आज तक वैसे ही है, तो हम फिर उस व्यवस्था में ये सिस्टम कैसे उससे नहीं टूटता है? जी, ये बहुत क्योंकि जो मोबिलिटी को हमने कारण माना, गतिशीलता को, लेकिन वही कारण भी एक अपने आप में पर्याप्त नहीं है ना। तो अर्थशास्त्रियों ने इस पे काफी अध्ययन किया है कि क्यों ऐसा होता है कि बाजार व्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में किसी व्यक्ति की सोशल आइडेंटिटी क्यों मायने रखे। जैसा कि चंद्रभान जी ने कहा, जब नौकरी आपको फैक्ट्री वर्कर की करनी है तो आपकी जाति एक्स हो चाहे वाई हो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। और वास्तव में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मान्य करती हूँ कि जब आपको नौकरी मिल रही है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपकी जाति एक्स या वाई, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिक्कत ये आती है कि मेरिट जिसे हम कहते हैं, उसे कहना बहुत आसान है और उसको जांचना बहुत कठिन है। तो हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर कितना मेरिट है, और जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयर्स को बहुत दिक्कत होती है ये जानने में, हर एप्लीकेंट का अलग अलग मेरिट जांचने में एम्प्लॉयर्स को वास्तव में दिक्कत होती है। इसलिए ये देखा गया है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी पूंजीवादी व्यवस्थाओं में एम्प्लॉयर्स मेक एन अजम्पशन अबाउट मेरिट। उस एजम्पशन में कुछ तो एजुकेशन का हिस्सा होता है, स्किल देखते हैं, आपने कहां तक पढ़ा, आपका बायोडेटा वगैरह देखेंगे। लेकिन ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि समान बायोडेटा होने के बावजूद भी व्यक्ति के एप्टीट्यूड या मेरिट में इंडिविजुअली काफी फर्क हो सकता है, और ये ना तो वो खुद व्यक्ति जानता है और ना ही उसका एम्प्लॉयर जानता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने, इन्होंने कई सारे नाम लिए, एकर्डलॉफ, गैरी बेकर वगैरह ने, इन्होंने थियोरीज लिखी हैं कि क्यों जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो दे मेक सम अजम्पशंस अबाउट मेरिट, and one of the most common assumptions made is to gauge or assume something about merit based upon the social identity of the person. एक सवाल जानना चाहता हूं कि जो चंद्रभान ने उदाहरण दिया है कि सांगली जिले के 17 दलित उद्यमियों का और उनके यहाँ अपर कास्ट के लोगों का या उन जातियों का जिससे उनकी अपनी एक प्रतिस्पर्धा रही है, कंपटीशन रहा है कास्ट आइडेंटिटी को लेकर ही, फिर इस बदलाव को हम इस पूरे स्ट्रक्चर में कैसे देखें फिर? हाँ, क्या इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखें या बहुत नहीं? तो उद्यमियों की ये बात आपने पूछी, बहुत अच्छा होगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी बाहर कि अभी मैंने एक पेपर लिखा है जो अब ईपीडब्ल्यू में आने वाला है, जिसमें जो ये छोटे उद्यमी होते हैं जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है, MSME, तो इनका सेंसस होता है, सरकार सेंसस करती है। तो करीब 12-15 लाख उद्यमियों का डेटा मेरे पास है जो सरकार से लिया है मैंने, और पिछले जो 2 राउंड सेंसस के हुए हैं, मतलब 6-7 साल का फर्क है, 2001-2 और 2006-7, ये इसमें करीब 12 लाख उद्यमियों का डेटा मैंने अभी एनालाइज करके, अभी ईपीडब्ल्यू में वो छपने वाला है। तो उसमें मुझे ये नजर आया कि जो कुछ तो बदलाव आया है, देयर इज नो डाउट, लेकिन जितना बदलाव ये छोटे मोटे उदाहरण दिखाते हैं उतना ज्यादा बदलाव वास्तविकता में नहीं आया है। यानी कि जो दलित उद्यमी है, अभी भी ज्यादातर दलित उद्यमी जिसे कहते हैं ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस, यानी कि एक व्यक्ति का एंटरप्राइज, यानी कि अगर मैं चाय की एक दुकान खोल लूं तो मुझे भी उद्यमी कहा जाएगा, लेकिन मैं अकेली उसमें काम कर रही हूं। इस तरह के उद्यम, इसको भी बिजनेस कहेंगे, और अगर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हूं उसे भी बिजनेस कहा जाएगा। तो बोथ इन द स्केल ऑफ द एंटरप्राइज, इन द सेक्टर्स इन विच दे प्रोड्यूस। उदाहरण में एक चीज दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि अगर आप दलित उद्यमियों के 5 टॉप सेक्टर्स देखें तो उसमें लेदर एंड टैनिंग इज वन ऑफ द 5, और ये जो सेक्टर है ये किसी और जाति के उद्यमियों के 5 टॉप में नहीं आता है। और उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली दलित जातियां जो हैं, जो लेदर के साथ काम करना, जिसको कि स्टिग्मेटाइजिंग माना जाता था, जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी उन पे लादी गई एक सेक्शन पे दलितों के, तो ये लेदर एंड टैनिंग में दिस डजंट अपीयर इन द टॉप 5 ऑफ द अदर थिंग्स। सो थिंग्स आर चेंजिंग। व्हाइट हाउस में ब्लैक अगर बैठा है तो अमेरिका में बदलाव हुए हैं, थोड़ा बदलाव आप लोग भी मान रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि इस बदलाव के जो कारक हैं, इस बदलाव को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उस सिस्टम से ही आप लोगों की एक प्रॉब्लम है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने किया था स्टडी, बहुत अच्छी स्टडी थी कि कितने इंटरव्यू के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि इस तो बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो 20 या 40% चांस बन रहा है, जानते हुए कि दलित है, और कोई फिर भी 10% लोग ही अगर तैयार है कि नहीं इससे हम बात करते हैं, तो यह प्रगति है, यह अवनति नहीं है। ठीक है, आप देखने का दूसरा नजरिया। और जो मार्केट का जो सबसे बड़ी चीज है,
जो सबसे बड़ा हथियार है जो कास्ट को कम कर रहा है, सोशल मार्कर की जगह मटेरियल मार्कर अब आगे आ गए हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, बाइक नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो आप किस बात के ब्राह्मण हैं, किस बात के ठाकुर हैं? आप अब यह हो रहा है चंद्रभान जी, इस बात में गड़बड़ है। देखिए, इस तरह के मटेरियल मार्कर पहले भी थे, है ना। मैं कह रहा हूं कि दक्षिण दिल्ली का सैनिक फार्म है, आप एक दलित हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस जगह पर रहते हुए आपकी सामाजिक हैसियत, मटेरियल मार्केट तो इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए होती है ना, आपके घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन जब आप समाज में घूमते हैं उससे फर्क आता है क्या? मैं एक रिसर्च यही कर दूं। हाँ, आप बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, फिर सवाल लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जनेऊ पहन रखे हैं इस समय? कोई है? कोई नहीं पहना होगा, ठीक है, कोई नहीं पहना। हमारे साथ जब हम पढ़ते थे बीए में, हाँ, तो बहुत लोग पहनते थे, बहुत अपर कास्ट के सारे लोग जनेऊ पहनते थे, बहुत सारे मार्क, लेकिन उसके कोर में तो बदलाव नहीं है ना। तो यह बदलाव का प्रतीक है। इंडिया चेंज हो रहा है, कास्ट कमजोर हो रही है। यदि कोई कहे हम नहीं मानेंगे इसको, हाँ, तो यह उसकी उन्होंने समस्या नहीं कहा कि वो नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे बताइए कि कहां है। ये 20 साल से 20 साल के भीतर जो चेंज हुआ है, पूरे उत्तर भारत से बैल खत्म हो गए। बैल, ठीक है, हलवाई प्रथा थी भारत में, उससे ज्यादा जघन्य शोषण की प्रथा कोई हो नहीं सकती इंडिया में। बैल ही खत्म हो गए, हलवाई भी कह रहे हैं। आपको तमिलनाडु की धर्मपुरी की घटना याद दिलाऊं कि जब एक दलित लड़की से एक अति पिछड़ी जाति के लड़के ने शादी की, तो उसके पिता ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, अति पिछड़े वाले ने, और जाके 250 से अधिक घरों को जला दिया, ठीक है। ये पटना यूनिवर्सिटी का सैदपुर हॉस्टल, फरवरी की घटना है। अंबेडकर हॉस्टल में जाके लोगों ने मारपीट की उनके साथ। अब सरकार कह रही कि इस तरह से जो हॉस्टल बने हुए हैं हम उन्हीं को अब बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की एक रिपोर्ट थी, है ना। आए दिन जातिगत हिंसा की खबरें आती रहती हैं, ठीक है। आए दिन आप मैट्रिमोनियल से लेकर हर चीज देखिए आप, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम नए नजरिए से देखना चाहते हैं ना। धर्मपुर की जो घटना बताया आप, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी सी रिपोर्ट छपी कि पिछले 2 साल में 200 वनियार समाज की लड़कियां दलितों के साथ भाग गई। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? दलित युवक में ऐसा क्या नया आ गया? और दूसरी बात, पहले दलित को एक थप्पड़ मार देने से काम चल जाता था, अब दलित को गोली मारनी पड़ती है। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, स्लोगन में अच्छी बात है, पहले भी गोली मारी जाती थी, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, पहले ठीक है। गाली से काम आर्थिक अवसरों में भागीदारी से उनकी जातिगत पहचान आप कह रहे हैं कि बदल रही है। जातिगत, जैसा कि एक सांगली में कहा, आर्थिक अवसर तो देखिए ऐसी बात नहीं थी कि इतिहास में, मैं आपको भी ज्यादा समय देना चाहता हूं कि दलितों की कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं थी ना, वो जाति के आधार पर थी, लेकिन वो आर्थिक गतिविधियां थी, तो वो आर्थिक गतिविधियां उनकी जाति की पहचान को स्थापित करती थी ना। तो मैं कह रहा हूं कि जब नए गतिविधियों में वो जाता है तो कैसे वो बदल जाती है। आगरा के टॉप 10 दलित जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसमें से 6 होटेलियर हैं, होटल उनके पास हैं, जूते की दुकान नहीं है, जूते का कंपनी और उनके होटल में। तो फिर थोड़ा साहब ऐसे उदाहरणों से, वे कह रहे हैं होटल का उदाहरण दिया उन्होंने, एक उदाहरण दिया कि कोई पानी की कंपनी चलाता है तो सब पानी पीते हैं, वो ठीक है, हाँ, चेंजेस आए हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्फेसिस में डिफरेंस है। मैं दूसरी बात, मैं जो मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है और मार्केट जो है, इसका मैक्रो पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। चंद्रभान जी, मेरा ख्याल है सिलेक्टेड एग्जाम्पल लेके कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है क्योंकि वो फैक्चुअल है, उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन मैक्रो पिक्चर आप ले लीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अनटचेबल डिड नॉट हैव राइट टू बिजनेस एक्सेप्ट द पोल्यूटिंग ऑक्यूपेशन, तो बिजनेस का राइट नहीं था। आज मैं आपको स्टेटिस्टिक दे दूं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है, इफ यू टेक द टोटल हाउस होल्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट इन रूरल एरिया, उसमें से 11% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं रूरल एरिया में, और 7.5% अर्बन एरिया में करते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत कम है कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज अ पॉजिटिव चेंज व्हिच चंद्रभान हैज सेड कि कम से कम अब वो परचेज कर सकते हैं। हाँ, 0 से 11% का तो बदलाव है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी लो। In rural area, 25% of those who own a private enterprise are poor. 25%. गरीब हैं, मतलब जो गरीब सब्जी बेचते हैं या छोटा In urban area, 35%. Sorry, 35%. जिनके पास धंधे हैं, बिजनेस, उनमें से 35% लोग गरीब हैं। अर्बन एरिया में 24% है। इसका मतलब ये है कि दे आर लार्जली एंगेज इनटू पेटी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो जब आपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने की बात है,
हाँ। दलितों में, तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव देना होगा। जो सक्सेस स्टोरीज है डिकी के थ्रू आई है वो भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव केस। बड़े परिदृश्य में ये पहचान में बदलाव नहीं है ना, और दूसरी वो बात भेदभाव में बदलाव नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन, उनको पूरा कर दूं मैं। एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहां का एक उदाहरण लेना आगरा का और एक बॉम्बे का लेना, ये सही तरीका नहीं है रियलिटी को इंटरप्रेट करने का। हाँ। हमें मालूम है, वी हैव स्पेंट 35 years इन, आई हैव ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, देयर आर नो स्टडी व्हाट्सोएवर व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर फेस। जो हमने स्टडी की है, प्लीज गिव मी 1 minute, जो हमने स्टडी की है उसमें पाया है कि दलित किराना वाला जो गांव में है, हाई कास्ट का उसके लोकेलिटी में जाके परचेस नहीं करता। जो वाल्मीकि है वेजिटेबल की शॉप लगा रहा है, कोई हाई कास्ट का जाके वेजिटेबल नहीं लेता। पर शहरों में तो हमें मालूम नहीं होता। शहरों में चेंज है, जो चंद्रभान जी कह रहे हैं हाँ। वो चेंज बिल्कुल सही है, लेकिन एक एरिया है रूरल है, अर्बन में हमें मालूम नहीं व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फेस। मालूम नहीं है, गट फीलिंग पे मान के चलिए कि ऑक्यूपेशन प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और उद्योग धंधे एक कास्ट से कन्फाइंड थे, जैन है, अग्रवाल है, और वो जो कास्ट नेटवर्क है वो अभी भी शेड्यूल कास्ट ब्रेक ना कर पा रहे हैं। आप इस रियलिटी को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। हम भी एक स्टडी कर रहे हैं, उत्तर भारत के 135 दलित उद्यमियों का कंबाइंड टर्नओवर 1100 करोड़ रुपए है। ठीक है, राइट। डॉक्टर साहब के तुम लोग नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप जो जिन तथ्यों को बता रहे हैं वो सही है। उत्तर भारत के 1100 करोड़ का टर्नओवर है, 134 लोगों का, 500 लोग हैं। उत्तर भारत में कितने दलित हैं जरा बताइए। आपने 135 लोगों को गिन लिया। उत्तर भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। दूसरी बात, डॉक्टर साहब से हम लोग सीखते हैं। नहीं, 1100 करोड़ कह के आप बताना क्या चाहते हैं, वो तो हम समझ ही रहे हैं। जब यह जो रिसर्च, हम लेट मी कंप्लीट, सर ने एक रिसर्च किया था बुलंदशहर में। ठीक है, वहां दलित उद्यमी क्या क्या है, कुछ ग्रोसर वगैरह मिले थे शायद। हाँ, उसी बुलंदशहर में हम भी गए तो आरके सिंह साहब ट्रांसफार्मर बनाने वाले मिल गए, और खुर्जा की जो सबसे बड़ी मिठाई की दुकान है एक दलित चलाता है। तो आप क्या खोजने जा रहे हैं? अगर आप खोजने जा रहे हैं बहादुरगढ़ में, तो आपको वहां पर ग्रोवर साहब मिलेंगे जो। पर आप उस रियलिटी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? आप उस रियलिटी को क्यों नहीं? रियलिटी 1000 साल से वही है, वो चेंज हो रही है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वो बदलाव वाला हिस्सा देख रहे हैं। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उठाराव वाला हिस्सा देख रहे हैं, मैं थोड़ा बदलाव वाला देख रहा हूं। ठीक है, दोनों सही अपने जगह पर। जस्ट अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड कि वो ये कह रहे हैं कि दलितों में तरक्की हुई है, उनके पास असेट आए है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन उसका सहारा लेके ये कहना कि दलित प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एक्वायरिंग इनपुट, सेलिंग आउटपुट, उसमें डिस्क्रिमिनेशन उसका नहीं है, और उसका यूटिलाइजेशन अफेक्ट होता है और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, ये कहना ये भी तो गलत है। डिस्क्रिमिनेशन की अपनी रिगरस मेथोडोलॉजी होती है, मार्केट डिस्क्रिमिनेशन की। दोनों के काउंटर में कहना नहीं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप देखें जाति व्यवस्था को और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को, तो एक समय तक आप देख सकते हैं कि ये इस जाति का ये ऑक्यूपेशन था, इस फलाना जाति का फलाना था, और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सारी जातियों के लिए था। लेकिन अगर आप मॉडर्न इकोनॉमी को देखो और उसमें अगर आप सारे ऑक्यूपेशंस को देखें, तो उसमें मैं कहूंगी 80 से 90% ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि ट्रेडिशनल जाति व्यवस्था में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। मतलब अगर आप कहें न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कौन सी जाति होनी चाहिए, कोई जाति नहीं है। मतलब ये मॉडर्न ऑक्यूपेशंस, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट विद इन द फोल्ड ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो अगर आप एक ऑब्वियस लेवल पे देखें तो जाति और ऑक्यूपेशन का कोई संबंध रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मॉडर्न ऑक्यूपेशन है वो जाति बेस्ड है ही नहीं। इसलिए सही सवाल इस तरीके से उठाना चाहिए कि दो चीजें हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस है, जो जाति बेस्ड है, क्या उनमें पूरी तरह बदलाव आया है? नंबर 1, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो मॉडर्न ऑक्यूपेशंस है कि जो कि जाति बेस्ड है ही नहीं, उसमें अगर आप जातियों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो क्या ये सच है कि उसके अंदर जो प्रेस्टिजियस मॉडर्न ऑक्यूपेशंस हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट लोग करते हैं, और मॉडर्न ऑक्यूपेशंस में जो लेस प्रेस्टिजियस और लोअर पेइंग है वो ज्यादातर दलित करते हैं? ऐसा है कि नहीं है? होटल में जाकर खाना, उसका पानी पीना, ये चेंज है। और एक हमारे एक मित्र ने किताब लिखी है दर दर गंगे, तो वो गंगा के लाइन पे क्या बदलाव आ रहा है। तो गढ़मुक्तेश्वर का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे नाव चलाने वाले जो मछुआरे थे अब वो पुरोहित बन गए हैं, और वहां के लोकेलिटी को मालूम है कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं,
लेकिन ये लोग पुरोहित बन गए हैं। इसी तरह से अभी कल ही पेपर में खबर आई कि वो कहाँ तमिलनाडु में कहाँ पे जहाँ पे वो दलित मंदिर में घुसने लगे तो उन्होंने उनको रोक लिया। ऐसी भी खबरें सुनते हैं, वैसी भी खबरें सुनते हैं। मैं क्योंकि अर्थशास्त्री हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप मोटे तौर पे आप आंकड़ों का एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें जाति और ऑक्यूपेशन का फॉर्मल लिंक टूट चुका है, लेकिन इनफॉर्मल या प्रेस्टीज का लिंक अभी भी बरकरार है। पहली बात। दूसरी बात उसको जात से उसकी प्रेस्टीज मिल रही है ना। जी, दूसरी बात यह है कि अगर लेबर मार्केट में मतलब एम्प्लॉयमेंट में अगर इस तरह के आउटकम्स हमको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसा हम क्यों समझे, जो कि कहीं और नहीं होता है, तो ऐसा हम क्यों समझते हैं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव हो सकता है लेकिन प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप में भेदभाव नहीं होगा। जो भेदभाव हम लेबर मार्केट में देखते हैं वो क्रेडिट में क्यों नहीं? हाँ दे रहा हूँ सर, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कहा जाता है कि दलित लोग कम है, मीडिया में देखिए, क्रेडिट में देखिए, क्यों नहीं? आ रहे हैं सर, आ रहा हूँ मैं। देखिए आप एम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को, आप अनएम्प्लॉयमेंट के रेट उठा के देख लीजिए। मैंने आज सुबह देखे दोबारा रिसेंट ईयर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ शेड्यूल कास्ट यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया इज ट्वाइस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हाई कास्ट। एनीवन दुगना है, ज्यादा मैंने गांव और शहरों में दलित युवक जो हैं दोनों में वो सवर्ण जाति के बेरोजगार युवकों से ज्यादा बेरोजगार है। और हमने जो किताब निकाली ब्लॉक बाय कास्ट इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, उसमें बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स का एक आर्टिकल है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस लिखा है। उन्होंने हाई स्टैंडर्ड की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है। उन्होंने क्या पाया है कि पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट इज बिकॉज दे लैक स्किल एंड एजुकेशन, ठीक है ना। But even if you take the high caste and the scheduled caste with a equal qualification and age and neutralize, हाँ, so unexplained variation जो रहता है वो उसकी जाति की वजह से है। नाउ लोअर लेवल की जो माइक्रो लेवल की जो स्टडी है हमने की है, फॉर एग्जांपल वी हैव डन द स्टडी होल कंप्लीट सेंसस ऑफ 3 विलेजेस। अभी 7 स्टेट की स्टडी ली है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है रूरल एरियाज में? डिस्क्रिमिनेशन ये है, खेती पे काम करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि हाई कास्ट को लेबर चाहिए, जो चंद्रभान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन घर में काम करने हैं, वेजिटेबल बेचने में है, घर में कुकिंग का काम है, पानी भरना है, रेस्टोरेंट में आपको नौकरी देना है, इसमें आपको नहीं है। घर केरला में, ओडिशा में घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए शेड्यूल कास्ट को एंट्री नहीं है, क्योंकि वो ऑस्पिशियस माना जाता है। अनटचेबल के थ्रू हम दीवारें क्यों बनाए? लीजिए। तो देर आर सर्टन स्पीयर, मतलब ये समझना, देखो एक मिनट मुझे करने दीजिए कि डायनामिक्स ऑफ कास्ट समझना बहुत जरूरी है। कहीं जगह बदल आया और कहीं वो जो दूसरे स्पेयर में बदल नहीं आया है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है शेड्यूल कास्ट में ज्यादा सवाल भी करना, जैसे सफाई कर्मचारी है, वो एक आधुनिक पेशा था, ठीक है, जब वो सरकारी नौकरी में आया। आधुनिक से मेरा मतलब ये है कि वो उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से एक आधुनिक पेशे में बनी रहती है। अब उसमें बहुत सारे सवर्ण लोग भी जाकर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सवर्ण भी अब दलितों का काम कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से समझा जाता था। लेकिन उस पेशे के प्रति जो हमारी जो जातिगत नजर है वो क्या बदलती है क्या इससे? नहीं। देखिए, जब भी किसी ट्रेडिशनल पेशे को आप मॉडर्नाइज कर दीजिए, अब जो मॉल्स में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बोलते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ, और उनके पास ग्लव्स है, बूट पहनते हैं, कैप भी लगाते हैं, यहाँ पर उनको टैग भी मिला है, तो उसको कोई भी जाति का व्यक्ति करने के लिए तैयार है। पर जो अभी साहब बोल रहे थे, आप दिल्ली से लखनऊ तक बाई रोड जाइए, आपको 100-150 ब्यूटी क्लिनिक मिलेंगे, ब्यूटी पार्लर्स मिलेंगे, गांव छोटी बाजारों में भी। वहां उसके मालकिन या मालिक अपर कास्ट हैं और वो दलित महिलाओं का भी मेकअप करती हैं। तो इसको आप प्रगति मानेंगे या अवनति मांगेंगे? देखिए, वो तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये दो विचारधाराओं की बात है। आपने जितना भरोसा कैपिटलिज्म पे, पूंजीवाद पे जताया है, उतना भरोसा इन लोगों ने नहीं जताया। तो वही तो दो नजरिया है ना, दो नजरिया है। वो कह रहे हैं कब लगता है? पसीने के साथ की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक खाड़े साहब जो 4,500 लोगों को नौकरी देते हैं, क्या वो उनकी पहचान जो है, जैसे आप टाटा की बात करते हैं या बिरला की बात करते हैं, तो उनकी जाति है, लेकिन वो जातिगत पहचान प्रमुख नहीं है ना, वो एक बिजनेस वाली पहचान है। तो क्या उनकी बिजनेस वाली पहचान प्रमुख है या जाति वाली? सांगली में एक रिटायर्ड टीचर ने कहा हमसे, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा उन्होंने, कि जाति तो है पर जातिवाद कम हो रहा है। नहीं, मैं मैक्रो पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जो है शेड्यूल कास्ट की बढ़ रही है और कंज्यूमर भी दलित होते हैं। देखिए, एक ही डेटा है जिसका जिक्र अश्वी जी ने किया है, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज का सेंसस होता है, जिसने गलती से कहो या किससे भी कहो, पहली बार आपको
शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और हाई कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स और उनमें किन जाति के एम्प्लॉयज है इसका डेटा मिल जाता है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? जो अदर कास्ट, हाई कास्ट के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, मोर देन 65% ऑफ देयर एम्प्लॉयज आर फ्रॉम हाई कास्ट, उसी जाति। मैं देख रहा था मंगेन साहब की वो उन्होंने जो लिखा है कि जो दलित उद्योगपति है वो अलग अलग वैरायटी के लोगों को ज्यादा नियुक्ति देता है बजाय कि एक जो अपर कास्ट वाला उद्योगपति है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पीएस पपोला की आर्टिकल है मेरे किताब में कि पूना के एक उद्योगपति है जिसका नाम लेना और कास्ट बैकग्राउंड भी लेना जरूरी नहीं है। 50% एम्प्लॉइज आर फ्रॉम ब्राह्मण मराठा, विच इज मच हायर देन देयर शेयर इन द। बात वही हो रही है कि उस पूंजीवाद में जातिवाद जी लेता है, अपनी जगह बना लेता है ना। गुजरात के उद्योगपति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन 60% ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम गुजरात। प्लीज अंडरस्टैंड, थिंग्स आर चेंजिंग. I don't think there is a difference between what Chandrabad is saying. It's a matter of emphasis. What किस पे जोर दे रहे हैं? जोर तो अलग बात है, लेकिन एक मुद्दा मैं जरूर कहूंगा, वो ये कहूंगा, ये मान के चलना कि इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसके रूट्स और कहीं है, ये भी समझना चाहिए। नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड क्लास पॉसिबली इन द वर्ल्ड एंड येट रैम्पेंटली डिस्क्रिमिनेटेड बाय द कैथोलिक on the basis of religion. So discrimination का आधार इकोनॉमिक्स नहीं है, कुछ हद तक वो है प्रेजुडिसेस में, वो है स्टीरियोटाइप। कुछ बदलने का विश्वास उसको डील करने के लिए और पॉलिसी चाहिए। देखो चंद्रबान की लाइन लेंगे तो चंद्रबान की लाइन ये बताएगी कि आपको अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी और रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है इट विल टेक केयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जबकि जरूरत जबकि बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन, मैं अफर्मेटिव एक्शन साफ बोल रहे हैं कि वो खत्म हो जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। तो हमारे दलित समाज में सरकारी नौकरी का टेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो आपने कोशिश की प्राइवेट सेक्टर की भोपाल में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे तो लोग अब आप लोगों से सवाल। हम ब्रेक से लौट आए हैं, आप देख रहे हैं हम लोग, हमारा सवाल यही है कि जाति जा रही है या घूम फिर कर लौट रही है। एक आधुनिक आर्थिक पूंजीवादी व्यवस्था में जात पात या उससे जुड़ी जो भेदभाव की जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं या दूसरे रूप में लौट आती हैं? आज भी जब कहीं परिचय होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कास्ट कहाँ से, कास्ट कौन से हो। जब कास्ट के बारे में पता चलता है तो मुंह घुमा के, लेडीज हो जेंट्स कोई वो, खास कर ब्राह्मणों का बात करेंगे तो मुंह फिर के साइड हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि शहरों में लोग मिलते ही पूछते हैं जाति अपनी क्या है। देहातों में तो ये था, वहां भी कम हो रहा है, पर शहरों में भी मिलते हैं लोग, पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। नहीं पूछते हैं, वो मैट्रिमोनियल में तो देते हैं। हाँ, एक हमने स्टडी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक हमने स्टडी की थी स्टूडेंट्स की जो कि जॉब मार्केट में जा रहे थे। तो पहले तो हम ये देखना चाहते थे कि जो फॉर्मल अर्बन लेबर मार्केट है उसको ये शहरों में, क्योंकि जाति जैसे आप कह रहे हैं एकदम से सीधा कोई पूछता नहीं है, तो पता कैसे चलता है लोगों को कि ये कहां कौन सी जाति के हैं, क्योंकि सारे सरनेम से तो आप जाति नहीं पता कर सकते। तो हमने ये पाया कि जब आप जॉब मार्केट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये नहीं पूछते हैं कि जाति क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है। जिन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड ऐसे हैं कि वो दे आर प्राउड ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, वो इस सवाल का आसानी से जवाब दे देते हैं। और हमारी स्टडी में जो दलित स्टूडेंट्स थे उनको कुछ पता नहीं चलता है क्या। हाँ, हमारी स्टडी में कई सारे जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनसे जब हमने पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि इस सवाल के पीछे कोई मतलब था। जबकि हमारे स्टडी में जो सवर्ण छात्र थे उनसे जब हमने पूछा कि ये सवाल आपसे पूछा आपको कैसा महसूस हुआ, कहने कोई नहीं, वो तो बात करने की बात है, इट वाज टू ब्रेक द आइस। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, इवन कल मैं जब बैंक का एक अकाउंट ओपन कर रहा था, जो भी देना चाहें, मेरा सभी से यही क्वेश्चन, तो मैं वहां पर एक कॉलम था जिसमें कास्ट था डालने का कि कास्ट आप क्या हैं। सरकारी बैंक का फॉर्म था। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था मैं कास्ट क्या हूँ। अच्छा, तो मैंने सरनेम था तो मैं सोचा सरनेम डाल दूं। फिर मैंने सचमुच अपनी जाति के बारे में नहीं, मुझे सच में अपने कास्ट के बारे में पता नहीं है। आप दिल्ली वाले हैं पूरा? नहीं, दिल्ली वाले नहीं हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि ना तो मैं किसी से कास्ट पूछूंगा और ना मैं उसे अपनी कास्ट बताऊंगा। आपको घर का भी नहीं पता था कि कौन सी जाति? गोत्र पता है मुझे, और जाति कास्ट मुझे नहीं पता। थोड़ा गड़बड़ है इसमें। इसका मतलब आप दलित नहीं है।
हाँ। इसका मतलब यदि आप दलित होते तो आपको जरूर मालूम होता कि आप दलित हैं। सवाल पूछो। अच्छी बात है, ठीक नहीं, है, अच्छी बात है, वो हम नहीं कह रहे, वो नहीं कह रही हूं मैं। इंसान की पहचान उसके टैलेंट से होनी चाहिए, ना कि जाति से। करेक्ट सर, मेरा ख्याल है और सवाल भी यही है उसके बाद में कि लोगों को दलित शब्द से प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही लोगों से प्रॉब्लम थी, ये बल्कि कब जान गए आप? नहीं, मैं पूरी बात सुनिए। हाँ, ठीक है। शब्द नहीं, शब्द का अर्थ ये है कि उससे जो काम जुड़ा हुआ है उसका, उससे लोगों को दिक्कत होती है, आई थिंक। तो ये जब तक ये काम रहेंगे, लोग गरीब रहेंगे, तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और ये छोटे काम है वो तो कोई ना कोई करेगा ही, और उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहेगा। उससे आप कैसे खत्म कर पाएंगे? इससे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी हैंड बेस्ड काम हैं, जो नंगे हाथों से काम किए जाते हैं, जितने भी नॉन मैकेनाइज्ड काम हैं, उसमें जाति बनी रहेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मॉल्स बन रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, भले उस काम को दूसरी जाति वाला करे। हाँ, वो जाति आधारित पेशा ही खत्म हो जाए। ये ठीक है। देखिए मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क होने की वजह से जो उसका हाइजेनिक एस्पेक्ट है, उसके वजह से असर तो होता है। भाई सुन तो लीजिए, असर तो होता है, लेकिन ये मान के चलना कि ऑक्यूपेशन बदल गया इसलिए जातीय डिस्क्रिमिनेशन बदलेगा, यह गलत बात है। उसके थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नहीं, उसे स्वरूप में आएगा। हाँ। देखिए, आप SC/ST कमिश्नर के पास चले जाइए, मोर देन 11,000 कंप्लेंट है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, क्लरिकल, जो जाति कंप्यूटर पे काम करते जो हैं, जाति के आधार पे उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रमोशन में होगा, इंटरपर्सनल रिलेशन में होगा, अपॉर्चुनिटीज में होगा। तो ये मान के चलना, सुनिए, एक मान के चलना कि जॉब बदलने से डिस्क्रिमिनेशन एकदम खत्म हो जाता है, ये गलत है, उसका स्वरूप बदलता है। मेरा सवाल ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम उन्हें सरनेम से पुकारते हैं। मैं अपना सरनेम नहीं लिखता हूं क्योंकि मेरे फादर ने कभी मेरा सरनेम नहीं लिखा, मेरे बड़े भाई कभी। तो हम क्यों चाहते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूं, मुझे कोई भी नया बंदा मिलता है तो वो यही पूछता है कि आपका सरनेम क्या है, आप सिर्फ अपना नाम क्यों लिखते हो, आपका सरनेम पूछता है। मैं कहता हूं मैं इतना ही लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं आगे। तो हम कहीं ना कहीं जातिगत होना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हो क्या तुम। ये तो जिज्ञासा तो खत्म नहीं होती। देखिए, सबसे अधिक टाइटल नाम का जो है सरनेम कम से कम दलितों में होते हैं गांव में, और लोगों को मालूम रहता है कि दलित हैं। दलितों में सरनेम का सिस्टम ही नहीं था पहले, केवल एक नाम होता था। बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इसमें गुजरता है, जिससे हम आचार व्यवहार करते हैं, उसमें जाति शायद दिमाग में नहीं आती है और हम ना पूछते हैं। तो क्या ये रियलिटी मानी जाए कि एक नए हिंदुस्तान की रियलिटी है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि हाँ, हमें तो पता नहीं था कि हमारी जाति क्या है। सही, ये बिल्कुल सही है कि शहरों में हाँ। एक एनोनिमिटी होती है, और जो आदमी मेट्रो में हमारे साथ बैठा है, जिससे मैं सब्जी खरीद रही हूँ, जिसके रिक्शा में मैं बैठती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि उसकी जाति क्या है, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन सवाल ये होता है कि मतलब शहरों की खासियत मैं जो समझती हूँ वो ये है कि जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उस व्यक्ति का बैकग्राउंड जरूर पता कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के साथ मैं मेट्रो में 5 मिनट के लिए बैठी हूं या जिससे मैं सब्जी खरीद रही हूं, मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी जाति है कि नहीं है, लेकिन अगर कल मेरी बेटी उससे शादी करे या कल उस लड़के को मैं नौकरी देने वाली हूं, तो शायद, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं, मतलब किसी व्यक्ति की बात कह रही हूं, ऐसे सिचुएशंस में ये बहुत ज्यादा लाइकली है कि उस व्यक्ति का, जिसे कि फैमिली बैकग्राउंड कहा जाता है, सिर्फ जाति की बात नहीं है उसके अंदर, एक फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश हम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो शहरों में का जो डेटा है वो कुछ फर्क चीज दिखाता। मतलब या फिर अखबारों के मैट्रिमोनियल तो शहरों से ही आते हैं। अखबारों के मैट्रिमोनियल छोड़िए, जो शहरों का, आप सारे शहरों का डेटा ले लीजिए, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, जो भी, तो शहरों में एक फर्क नजर आना चाहिए था और गांव में अलग आना चाहिए था। लेकिन आप कोई भी डेटा सेट ले लीजिए, NSS, सेंसस, MSME डेटा सेट, फलाना, IHDS, कोई भी डेटा सेट ले लीजिए, जो डिस्पैरिटीज हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन के एस्टिमेट्स जो प्रोफेसर थोरात ने हमको बताए, वो शहरों में भी मौजूद है और गांव में भी मौजूद है। अगर लोगों को वाकई ये पता ही नहीं चलता, चंद्रभान कह रहे हैं कि जो बदल रहा है हम उसको भी क्यों ना देखें। मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन बदल रहा है इसलिए वो अपने आप बदलेगा ये मान के चलना वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि शहरों में, जैसे अश्विनी ने कहा है, कुछ एरियाज में जहां आपको जरूरत महसूस नहीं होती या आपको परेशानी नहीं है, उसमें आप जो जाति का बैकग्राउंड मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज है जिसमें आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस है, इंटरपर्सनल जो आप घनिष्ठ आना जाना बैठना रिलेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आप ये कोशिश करेंगे कि जात में मालूम कर लूँ, एम्प्लॉयमेंट की मैं जात मालूम कर लूँ। हमने कल स्टडी की है, इतना रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटल हाउसिंग है, दलित और मुस्लिम को
प्राइवेट लोकेलिटीज में घर मिलना इतना मुश्किल उसी है शहर में हाँ, जहां हम पहचान तो जहां बहुत सारे स्पीयर्स हैं। आई थिंक हमने मान के ये चलना चाहिए कि दो एक्सट्रीम नहीं है। डायनामिक्स ऑफ कास्ट जो है वो ये बताता है हमें कि कुछ रिलेशनशिप चेंज हो रही है, उसके कारण भी है, एजुकेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, बहुत सारे फैक्टर और आपको कास्ट आइडेंटिटी मालूम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो गांव में करनी नहीं पड़ती, जो अब उतनी आसानी से नहीं कर लेकिन पाते। कुछ स्पीयर ऐसे हैं जिसमें कास्ट अभी भी मॉडिफाइड फॉर्म में कायम है, तो इसलिए हमें उसको एड्रेस करना जरूरी है। मैं आता हूं आखिरी बात एक जो अपने शहरों की बात की, उसमें एक बात मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बात करते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब हर कॉन्टैक्ट में आप जरूरी नहीं है कि आप डिटरमिन करें कि दूसरे, हाँ, लेकिन जो खास तौर पे अगर आप जैसे मान लीजिए आप किसी लिफ्ट में चले, एक लिफ्टमैन बैठा हुआ है, वो आपको सर्व कर रहा है, तो आप नहीं जानना चाहेंगे कि उसकी जाति क्या है, शायद वो ब्राह्मण होगा, शायद वो दलित होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल को अगर आपका बॉस ऑफिस में आता है तो और अगर वो दलित होगा तो देयर इज नो वे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा नया बॉस जो आया है वो दलित है। तो जो लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे भी डिटरमिन होता है कि आप उस व्यक्ति की जाति को पता करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपसे नीचे का काम करने वाला, आपका रिक्शा चला रहा है, आपको सब्जी बेच रहा है, आपका लिफ्ट चला रहा है, तो आप नहीं पता करेंगे। चंद्रभान जी ताली बजवा दीजिए। एक गृहस्थ इंडिया है, गृहस्थ इंडिया, जिसको अखबार मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़ा। ठीक है। तो गृहस्थ भारत में जाति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जो सोचने समझने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वहां जाति ठहरी हुई है थोड़ा सा। वहां आपको लगता है ना? तो चलिए ठीक है, जो ठहरी है जाति को वैसे भी हर कोई चाहता है कि चली जाए जाति, है ना, पर गई नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना, गई नहीं है ना? नहीं, जा रही है, जा रही है तो पर ऐसा भी ना समझे थोराट साहब के शब्दों में कि हम विदाई के वेला में खड़े हैं और उसको गुड बाय टाटा कर रहे हैं, है ना? जो चेंज हो रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, स्वागत ही हो रहा है, इसमें मतलब हम दरवाजे पे खड़े हैं ना, हम उसको गुड बाय नहीं बोल रहे हैं ना, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। ऐसा है जी, चंद्रभान जी के विशेष से जाति नहीं कम होगी, उसके अपने कारण है, उसका डायनामिक्स है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखेंगे कि उस विदाई की बेला कब आए और जहां हम सब आप सब खड़े हों और वो भी चाहते जाति को गुड बाय कहे, चाहते आप दोनों हैं, उनके विशेष से नहीं होगी, जो द फैक्टर दैट डिटरमिन कास्ट वो बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप देख रहे थे हम लोग। नमस्कार।